गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट जो 1 रहा है क्लास 10th का वो आपने देखा होगा। उसके बाद हम पार्ट 2 के अंदर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने लाइफ प्रोसेस का मतलब समझा था। हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं और पौधे अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से गेन करते हैं। ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट करे थे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का, इट इज द बायोलॉजी चैप्टर। तो इसके अंदर अब हम इस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि एक जीव में, एक इंसान में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है एक पौधे में और एक जीव में, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो थ्रू ऑफ ब्लड कैसे आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे शरीर से किस प्रकार से एक्सक्रीट यानी कि निकलते हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक है जो कि आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। ये एनसीईआरटी बुक के ही अकॉर्डिंग है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसको वीडियो पूरा देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर है क्लास 10th चैप्टर 6 और लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम यहाँ पे फूड इनटेक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी आपको सवाल आता है कि आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको माउथ से बोलना है, क्योंकि मुंह से ही आप खाना खाते हैं, उसी के बाद आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप माउथ से क्या करते हैं। ये डायग्राम है, जो डायग्राम में मैंने सारे नाम को लेबल कर रखा है कि आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारे सिस्टम्स आते हैं। दैट मीन्स ये सारे लेबलिंग वाले ऑर्गन आते हैं, जिस इस सिस्टम को आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। और आप ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका खाना कहाँ जाता है और वहाँ जाकर आपके खाने का क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइम का इस्तेमाल होने वाला है। तो पहले मैं एंजाइम क्लियर करवा देती हूँ, ताकि मैं जब एंजाइम के नाम लूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो एंजाइम क्या है। एंजाइम बेसिकली अगर वन वर्ड में कहें तो केमिकल रिएक्शन करने में मदद करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाता है। मतलब क्या है, आपका खाना जो भी आप खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बनाने में सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो करता है एंजाइम। एंजाइम ही खाने को लिक्विड फॉर्म में बनाता है। और आपके अंग जो कि ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, उसमें अलग अलग स्थान पे एंजाइम मिलते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। कि सबसे, जैसे कि आपका खाना है, आपने खाना खाया और चबाया, वहां तक तो आप सभी जानते हैं कि चबाने तक की प्रोसेस क्या है। आप चबा रहे हैं, टुकड़े बन चुके हैं खाने के, ग्राइंड हो चुका है खाना, लेकिन वो खाना पूरे ब्लड, आपके पूरे शरीर में पहुंच रहा है थ्रू द ब्लड। वो ब्लड बनने तक की जो गतिविधि है कि आपका खाना पूरा ब्लड कैसे बना, वही हम देखेंगे। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मदद करते हैं वो करते हैं एंजाइम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आप माउथ से खाने को इनटेक करते हैं, यानी कि मुंह से खाने को लेते हैं। मुंह से खाने को लेने के बाद जैसे आप मुंह में खाना डालते हैं, वो खाना क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है, स्टिकी हो जाता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सलाइवा। आपकी लार की वजह से खाना आपके स्टिकी या मुलायम बोल सकते हो, मुलायम हो जाता है या स्टिकी हो जाता है। तो वो स्टिकी या मुलायम या सॉफ्ट आपका खाना कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ सलाइवा। किसकी वजह से, लार की वजह से। आपके मुंह में जो लार आती है, जैसे कि आप कोई टेस्टी खाना देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मुंह से लार आ रही है। ठीक है, पानी का जो लिक्विड फॉर्म होता है लार, तो वो कहाँ से उसका सिक्रेशन होता है, वो कहाँ से आता है, वो आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड से। आपके माउथ के जस्ट बैक में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा को सिक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड है जो कि सलाइवा दे रहा है, लार देने का काम करता है। ठीक है, लार आपके मुंह में जैसे ही आते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो लार के साथ वो खाना आपका मिक्स हो जाता है। और होता क्या है, आपका खाना जब मिक्स हो जाता है तो खाना सॉफ्ट बन जाता है।
ठीक है, यानी कि स्टिकी बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। उसके बाद सबसे पहले माउथ में गया, खाना क्या बना, आपके दांतों ने चबाया, वो ग्राइंड हो गया और स्टिकी बन गया। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया हमें कि हमारा खाना टूट के विखंडित हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं खाने के। क्या बन चुके हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। अब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बनने के बाद खाना ईसोफेगस, इसको आप ईसोफेगस कहते हैं। और अगर आप जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। 5th क्लास 6th क्लास तक इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके बाद इसको ईसोफेगस का नाम देते हैं। तो ईसोफेगस क्या है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो नलिका यहाँ से जा रही है, इस नलिका को ही ईसोफेगस कहते हैं। अब ईसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। आपको ध्यान से समझना है। मुंह में गया, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड की वजह से क्या हो गया, खाना सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया। उसके बाद ये नलिका में गया, जिस नलिका का नाम ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद गया खाना स्टमक में, यानी कि पेट के अंदर खाना गया। पेट में जाने के बाद क्या होगा, देखिए सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रोटीन, फैट, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है कि ये न्यूट्रिशन होते हैं सारे। तो क्या होता है आपके खाने के अंदर, ये पेट के अंदर 3 चीजें होती है। यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को बोर्ड पे, 3 चीजें कौन कौन सी होती है, मैं इनके वर्क भी बताऊंगी। दे ऑल आर द एंजाइम, ये एंजाइम है। तो म्यूकस, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है और पेप्सिन होता है। स्टमक के अंदर क्या चीज है, स्टमक कंटेन कर रहा है, ध्यान से सुनना है। स्टमक 3 चीजों को कंटेन कर रहा है, इन तीनों के वर्क अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। स्टमक कंटेन कर रहा है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, इन तीनों को ही स्टमक कंटेन करता है। अब इनके काम क्या होते हैं, देखिए अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाने में मदद करता है। मतलब जो आपके स्टमक में प्रोटीन की मात्रा वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या बनाएगा, वो एमिनो एसिड बनाएगा। लेकिन एमिनो एसिड बनाने के लिए उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए वातावरण एसिडिक चाहिए। उसको चाहिए वातावरण कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। अगर वातावरण अम्लीय नहीं होगा, जैसे कि आप ये है कोई भी कार्य करने बैठ रहे हो तो आप बोलोगे मुझे साफ सफाई चाहिए, शांति चाहिए, तभी मुझसे पढ़ाई होगी। उसी प्रकार से जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, यानी कि आपका जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड बनाता है। लेकिन वो एमिनो एसिड तब बनाता है जब उसको वातावरण कैसा मिलता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि अम्लीय वातावरण मिलता है। और अम्लीय वातावरण कौन बनाता है, अम्लीय वातावरण बनाता है HCl। HCl क्या करेगा, उसके स्टमक के वातावरण को अम्लीय बना देगा। अम्लीय बना देगा का मतलब क्या है, एसिडिक बना देगा। एसिडिक, एसिडिक यू नो अबाउट एसिडिक, एसिडिक बना देगा, जो अम्लीय बना देगा। अब अम्लीय वो बनाएगा, लेकिन अम्लीय आपको पता है ये इसी प्रकार से होता है जैसे एक तेजाब है। तो आप ये समझ सकते हो आपके स्टमक में तेजाब जैसी मात्रा उपलब्ध होती है, डेफिनेटली होती है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी क्या है आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कवरिंग जो होती है, वॉल जो है इसकी जो दीवारें हैं उसमें म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है। म्यूकस जब प्रोटेक्ट करेगा वॉल को, तभी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब ये रिलीज करेगा तब ही पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाएगी। बहुत ही साधारण है। आपका खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद क्या हुआ, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिड जो है एसिडिक वातावरण बना दिया, खट्टा वातावरण बना दिया। ठीक है, वातावरण बनाने के बाद जब इसने देखा खट्टा वातावरण बन चुका है तो इस पेप्सिन ने प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया, एमिनो एसिड बना दिया। और इस म्यूकस ने इस वॉल को क्या किया, एसिडिक वातावरण से बचाने का काम किया। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि HCl का वर्क क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या काम करता है, तो आपको साधारण ये बोलना है कि आपके जर्म्स को सबसे पहले मारता है, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, बैक्टीरिया को मारता है। और दूसरी चीज वो एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। और ये क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाता है। और म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्शन देता है, जो आपका पेट है उसको प्रोटेक्शन देता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद कहाँ जा रहा है खाना, उसके बाद आपका जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा जो मैंने बनाया है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का होता क्या है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है तो यहाँ पे आपको ये मे बी आपको पैंक्रीज नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये पैंक्रीज है और ये लीवर है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये जो मैं ऐसे कर रही हूँ ये लीवर है और ये पैंक्रीज है, ये दोनों ही जूस का सिक्रेशन करते हैं। ये क्या सिक्रेट मतलब कि देना, ओके, ध्यान रखना कभी इसमें भी डाउट हो जाते हैं। तो ये लीवर क्या देता है, लीवर देता है बाइल जूस, लीवर क्या देता है बाइल जूस, और पैंक्रीज क्या देती है पैंक्रियाटिक जूस। अब इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या क्या काम करता है, ये दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन को एक जूस देंगे, इसको बोलेंगे पैंक्रियाटिक जूस, और ये जो जूस देगा उसको बोलेंगे बाइल जूस, ठीक है। कभी भी ये भी क्वेश्चन आपके क्रिएट हो सकता है कि लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, तो आपको बोलना है कि बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर करता है। अगर हम पैंक्रीज की बात करें तो पैंक्रीज कौन से जूस का सिक्रेशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। अब इनमें हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है तो आपका लीवर और पैंक्रीज दोनों ही अपने अपने जूस का सिक्रेशन करते हैं। बाइल जो देता है वो बाइल कैसे देता है, देखो एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पर आपका जो भी स्टमक में मॉलिक्यूल्स थे, जो आपके फैट मॉलिक्यूल्स थे वो क्या बन चुके हैं, वो एसिडिक बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था हमारा एसिड आया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसने क्या बना दिया, खाने को एसिडिक बना दिया। अब एसिडिक के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो खाना कौन सा है, वो एसिडिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसको एल्कालाइन बनना पड़ेगा। एल्कालाइन इन्वायरमेंट चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करने के लिए। तो उसी तरीके से बाइल जूस मतलब लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो वो क्या करेगा, अगर वो बाइल जूस बनाता है, इट इज वन ऑफ काइंड ऑफ एंजाइम, तो अगर वो बाइल जूस बनाता है तो बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो भी इसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या है ध्यान से समझना है, इसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाइल जूस की वजह से क्या बन जाएंगे, क्या बनेगा, फैटी एसिड में विखंडित यानी कि टूट जाएंगे, फैटी एसिड बन जाएंगे। वहीं हम बात करें पैंक्रीज दो चीजों का सिक्रेशन करेगा, किस किस चीज का सिक्रेशन करेगा, टू बी वेरी क्लियर ध्यान समझना है, पैंक्री से यानी कि पैंक्री से ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर से दो चीजें कौन कौन सी निकलेगी, इसमें से लेगा ट्रिप्सिन और सेकंड लेगा लिपोज। तो ट्रिप्सिन और लिपोज क्या काम करेगा, देखिए ट्रिप्सिन क्या करेगा, जिसके अंदर से जो ट्रिप्सिन निकलेगा वो ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन को, इसके अंदर जो भी प्रोटीन की मात्रा होगी उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा ये, पैंक्रीज के अंदर से जो जूस निकलेगा जिसको बोलेंगे, कौन कौन से दो जूस निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपोज। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड बना देगा, और लिपोज क्या करेगा, इट ब्रेक डाउन द इम्यूलिफाइड फैट, ये जो फैट जो कि मिलके ग्लोब्यूल से मिलके बने हैं उसको ब्रेक डाउन कर देगा, फैट को ब्रेक डाउन कर देगा। तो ऐसे जगह जगह पर एंजाइम मिलते हैं और वो तोड़ते जाते हैं फैट को फैटी एसिड बनाते हैं, फिर ग्लाइकोजिल बनाते हैं, उसके बाद जैसे प्रोटीन है प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाते हैं। तो इस प्रकार से उसको तोड़ते जाते हैं और वो ऐसे करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो टू बी वेरी क्लियर कोई डाउट नहीं है, यहाँ से खाना आया स्टमक में गया, स्टमक ने तीन चीजों को कंटेन किया, क्या क्या कंटेन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका म्यूकस और पेप्सिन, और तीनों के काम मैंने आपको बता दिए, तीनों के काम अलग अलग होते हैं, वो तीनों ने अपना काम किया और ये खाना कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम जो कि लीवर ने और पैंक्रीज ने दोनों ने जो जूस का सिक्रेशन किया उसमें खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, मतलब लिक्विड फॉर्म बनने के जस्ट वो नज़दीक ही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटीन को यानी कि जो पैंक्रीज से जो जूस निकला उसने क्या किया, फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम किया, उसने क्या किया, प्रोटीन को भी तोड़ के एमिनो एसिड बनाया, और बाइल जूस ने फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, यानी कि फैट के मॉलिक्यूल्स को विखंडित किया। तो ऐसे विखंडित करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ब्लड फॉर्म बन जाता है,
ब्लड फॉर्म बन जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काफी कुछ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो आपकी कवरिंग होती है, वॉल होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर ही भी क्या होता है, उसके अंदर भी एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि सेम वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं? विखंडित करने का काम करते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड या ग्लाइकोजिन बनाना, प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाना। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि यही काम करते हैं, सेम वर्क करते हैं। उसके बाद आपका खाना बाहर कैसे आता है, ठीक है, जो कि वेस्ट है, जो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। देखिए, इसके अंदर आपको कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि समझनी चाहिए। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जैसे कि खाना यहाँ तक गया, उसके बाद जैसे कि मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। इसके अंदर इस प्रकार की विलीज मौजूद होती है। अब विलीज का वर्क क्या होता है? देखिए, विलीज के दो काम होते हैं। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज मौजूद होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, और विलीज के अंदर ही कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज तो आपको पता होगा, कैपिलरीज क्या है? जो नलिकाएं होती है, नलिकाएं जो होती है वो इनमें मौजूद होती है विलीज के अंदर, और वो थ्रू द ब्लड इस चीज को, यानी कि जो भी ऑब्जर्प्शन बन चुका है, यानी कि जितना खाना आपका लिक्विड फॉर्म बन चुका है उसको पूरे शरीर में पहुंचाती है। उसके बाद जो रिमूव यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि ऑब्जर्व नहीं हो पाता, लिक्विड फॉर्म नहीं बन पाता, वो आपके एनएस के द्वार से, जो एनएस का द्वार है वहां से निकल जाता है। ठीक है, आपका खाना पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज मौजूद होती है। विलीज क्या करती है? आपके एरिया को बढ़ाने का काम करती है, और उसके अंदर कैपिलरीज यानी कि नलिकाएं मौजूद होती है। जो नलिकाएं क्या काम करती है? वो नलिकाएं उसके अंदर से जितना भी ऑब्जर्व हो चुका है या जितना भी लिक्विड फॉर्म बन चुका है उससे ब्लड फॉर्म को पूरे शरीर में, यानी कि एनर्जी के फॉर्म पे पूरे शरीर में पहुंचाती है। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता या लिक्विड फॉर्म नहीं बन पाता, वो कहाँ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में, जो ये मोटी आपको परत दिख रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और एनएस द्वार से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग भी समझ लिया और डाइजेशन प्रोसेस भी हमने ऑलमोस्ट समझ लिया। ठीक है, इसके साथ आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर से अगर क्वेश्चन राइज की हम बात करें तो क्वेश्चन जो है एक ये भी निकलता है कि आपके जो ये एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ माउथ से लेकर आपके एनएस द्वार तक आपकी जो चीजें निकलती है या पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद अगर आपसे कहा जाए कि आपके डाइजेशन में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्योंकि वो जैसे कि आप पाइप है, पाइप को ऐसे मोड़ के ऐसे रख दोगे तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अगर हम पाइप को पूरी लेंथ उसकी लेंगे तो कितनी लंबी लगेगी वो। तो उसी तरीके से ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बीच में नजर आ रहा है आपका, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, वो सबसे लंबी होती है लेंथ में। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर उसकी लंबाई होती है। तो इसके साथ हमारा ये कंटेंट तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पिरेशन को समझेंगे कि रेस्पिरेशन एक प्लांट में, ह्यूमन में कैसे होता है, एक्सक्रेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप जूनियर क्लासेस में होते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब आपको बहुत ही साधारण ये बताया जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है। बट इट इज द ब्रीथिंग प्रोसेस, ये श्वसन क्रिया यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। इसको एक्यूरेट रेस्पिरेशन नहीं कहा जाता। रेस्पिरेशन का सही मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम रेस्पिरेशन मतलब समझें तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये समझना है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो जब मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और एनर्जी फॉर्म्ड करते हैं। क्या हुआ? खाना खाया और टूटने के बाद एनर्जी फॉर्म्ड किया, यानी कि एनर्जी बनाया और वो एनर्जी पूरे शरीर में गई। एनर्जी फॉर्म्ड कैसे होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो आपने खाना खाया है वो मॉलिक्यूल्स में टूटेगा या एनर्जी फॉर्म्ड बनेगा, थ्रू ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। यानी कि आपने खाना खाया, मॉलिक्यूल्स में टूटा, और जब वो एनर्जी फॉर्म्ड बनेगा, वो एनर्जी फॉर्म्ड कैसे बनेगा? थ्रू द ऑक्सीजन बनेगा। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन
नहीं होता है, मतलब कि हर किसी में नहीं, कुछ कुछ में बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है, कुछ कुछ में ऑक्सीजन के साथ ही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे एनर्जी लॉट्स मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, और जहाँ बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है वहाँ आप रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग नहीं समझना है बिल्कुल भी। रेस्पिरेशन क्या है? आपके खाने का विखंडित होके एनर्जी फॉर्म्ड आपके पूरे शरीर में जाना, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है और बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। तो दो यहाँ पे मैंने लिए हैं, इनको मैं साधारण शब्दों में समझाती हूँ। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के साथ होता है और उसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए, आप जो भी खाना खा रहे हैं बेसिकली आपको मतलब क्या है? आपको एनर्जी से मतलब है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही वो चीज़ है जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें एनर्जी फॉर्म्ड करवाना है, यानी कि रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स इन द टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में रेस्पिरेशन हो जाना है, मॉलिक्यूल्स का टूट जाना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें एनर्जी के ऑक्सीजन के द्वारा मॉलिक्यूल्स टूट के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लॉट्स ऑफ मात्रा में प्रोवाइड होती है, ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है एरोबिक में, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन हुआ है। ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ही मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी फॉर्म्ड करते हैं। इसमें कम मात्रा में एनर्जी मिलती है और इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन किया है। रेस्पिरेशन का मतलब इतना समझना है कि ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स का टूटना और एनर्जी को फॉर्म्ड करना, ठीक है। अब आपको जो ग्लूकोज, जिसको अगर साधारण भाषा में कहें तो फूड बोल सकते हो, ठीक है, और इसका केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है C6H6O6 ग्लूकोज। इसको 6 कार्बन भी कहा जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से भी मिलके बनता है। और जब वो इस चीज में विखंडित हो जाता है, वो कब विखंडित होता है? जब वो इन साइटोप्लाज्म में जाता है। जब भी आपका खाना साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, आपका ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में जाता है तो पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो आपको, इट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पाइरूवेट में और एनर्जी में विखंडित होता है, ठीक है। आपका खाना साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट और एनर्जी में विखंडित हुआ। अब इनके 3 फॉर्म है, देखिए तीनों फॉर्म कौन कौन से? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब आप इसमें खुद पता लगा सकते हो कौन सा एरोबिक है और कौन सा एनारोबिक है, क्योंकि मैंने बता दिया एरोबिक का मतलब, एनारोबिक का मतलब। अब हम देखते हैं 3 कौन कौन से फॉर्म है। एक तो रेस्पिरेशन होगा बिना ऑक्सीजन के, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, और एक होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, यानी कि वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, उसमें वो कौन कौन से फॉर्म में विखंडित होता है? देखो, एनर्जी आपकी किस फॉर्म में विखंडित हो जाएगी? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जहां पर भी रेस्पिरेशन की मात्रा कम है वहां 3 चीजें फॉर्म होगी। एथेनॉल फॉर्म होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और एनर्जी बनेगी। यहाँ पे कम एनर्जी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं? ऐसे जीव का नाम होता है यीस्ट, जो कि आपके ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पिज्जा बनाने में, ये सारी चीज़ों में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है, और वो रेस्पिरेशन द्वारा जो एनर्जी फॉर्म्ड होती है वो इन 3 चीज़ों में टूट जाती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहाँ पर होता है? देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप बहुत 3-4 किलोमीटर की रेस लगाकर आए हो तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है? हमारे जो शरीर के कुछ अंग होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी श्वसन क्रिया करना स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस हमारी तेज हो जाती है ना। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एनर्जी किस फॉर्म में टूटती है? एनर्जी फॉर्म में टूटती है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में,
ठीक है, एनर्जी मिल रही है लेकिन कम एनर्जी मिल रही है, तो लैक्टिक एसिड में टूट जाएगी और एनर्जी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करता है, एनिमल भी इस्तेमाल करता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जब ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है तो एनर्जी किस किस फॉर्म में टूटेगी, फूड किस किस, खाना जो है आपका जो आपका क्या है ग्लूकोज किस किस फॉर्म में टूट जाएगा, वो वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। देखिए वाटर भी आपको पता है इस्तेमाल होता है, एनर्जी भी हमारी इस्तेमाल हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, तीनों ये जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे कि आपको पता है ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान निकल जाता है। ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या क्या ग्लूकोज आपके किस किस फॉर्म में टूट जाता है, जब ऑक्सीजन की नहीं, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं तो किस किस फॉर्म में टूटता है, और जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका फूड किस किस फॉर्म में टूटता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि हम यानी कि ह्यूमन बीइंग कैसे रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, एक पौधा कैसे रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद देखेंगे कि आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो ब्लड आपके शरीर में पूरे में गतिविधि कर रहा है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, और हम लास्ट में एक्सक्रेशन देखेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम भी हम देखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी।